वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे जियोग्राफी अर्थात भूगोल के बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। और जैसा कि न्यू पैटर्न चल रहा है कोरोना पीरियड में, मतलब कोरोना काल में आप लोगों की परीक्षाओं के संदर्भ में बहुत सारी न्यूज़ वगैरह आने के बाद में लास्ट तक यह फैसला तय हुआ सरकार के द्वारा कि आपकी परीक्षाएं जो होंगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवाई जाएंगी बीए थर्ड ईयर की। अधिकतर विश्वविद्यालय ने यह फैसला जो है एक प्रकार से स्वीकार किया है। अभी कुछ विश्वविद्यालय बाकी हैं, जल्द ही वह भी निर्णय लेंगे। लगभग 80% यह तय है कि समस्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के या फिर अन्य विश्वविद्यालय जो कि अन्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, सभी विश्वविद्यालय यही पैटर्न अपनाएंगे। और यह पैटर्न एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न होगा जिसमें 100 प्रश्न आपके होंगे, लेकिन उनमें से केवल 50 प्रश्न करने होंगे। हालांकि पेपर में एक बार जब आप जाइएगा तो वहाँ पर आप नोट जो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं पेपर में, उस इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करिएगा और उसको विस्तार से पढ़िएगा। ओके, समय आपको लगभग 1.5 घंटे दिया जाएगा इस संदर्भ में, ठीक है। तो लगभग 50 प्रश्न 1.5 घंटे में होंगे आपके और बड़ी ही आसानी से आप उसको कर सकेंगे। अब उसको कर सकेंगे मतलब उसकी तैयारी कैसे करें भैया? आप लोगों के पास ना तो बुक अवेलेबल है और ना ही कोई बाहरी स्रोत अवेलेबल है जहां से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कर सकें। तो इस बीच शुक्ला स्टडी पॉइंट आप लोगों के समक्ष एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आ रहा है। इसमें मैं आपको विस्तार से एक एक प्रश्नों को समझाने का प्रयास करूंगा और एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत सारा नॉलेज देने का प्रयास करूंगा ताकि आप अपने पेपर को लेकर के एक सुदृढ़ तरीके से, नवाचार की दृष्टि से, नवीनता की दृष्टि से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके और परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को जितने भी लोग फटाफट से जुड़ गए हमारे साथ, फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। समस्त लोग, मैं सभी को देख पा रहा हूं, सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो मैं जो है अपलोड कर या फिर जो है प्रीमियर्स करता रहता हूं। लाइव भी क्लासेस आपकी होती हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपकी लाइव क्लासेस, आपके कमेंट्स जो है वह देखे जा रहे हैं। यहाँ पर मैं स्वयं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ। तो जितने भी आपके प्रश्न वगैरह होंगे आपको कमेंट्स में मिलते रहेंगे। तो आप लाइव चैट भी करने के लिए एक प्रकार से अवेलेबल हो चुके हैं। अब आप लाइव चैट भी कर सकते हैं। तो बड़े ही आसानी सारे मुद्दे समझ में आएंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। खास करके आपका फर्स्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत हम सिलेबस के अंतर मतलब चर्चा करेंगे, जो आपका न्यू सिलेबस है नए पैटर्न पर। और द्वितीय और तृतीय वर्ष का जो पेपर होगा उसको मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में सेकंड और उसके बाद में थर्ड, इसी प्रकार से जो है सभी पेपर को समाहित कर दूंगा। वैसे बात करें अगर जियोग्राफी की तो आपको पता होगा कि आप जब जियोग्राफी बीए थर्ड ईयर में जाते हैं तो 3 पेपर आपके होते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जितने छात्र छात्राएं न्यू हैं एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है आपके भौगोलिक चिंतन, मतलब बीए थर्ड ईयर में जियोग्राफी के 3 पेपर आपके होते हैं, जिनमें से प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है अर्थात पेपर 1, जिसको जियोग्राफिकल थॉट कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में भौगोलिक चिंतन के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको कुल मिलाकर के जैसे प्राचीन काल में भूगोल में प्राचीन काल के जो है भूगोलविद्ताओं का क्या योगदान रहा है, मध्यकाल के भूगोलविद्ताओं का क्या योगदान रहा है, आधुनिक काल के भूगोलविद्ताओं का क्या योगदान रहा है। अब इसमें 3 तरीके से हम कैटेगराइजेशन करने के बाद में यह होता है कि जो आखिरकार रोमन भूगोलविद्ताओं का भूगोल में क्या योगदान रहा है, भारतीय भूगोलविद्ताओं का क्या योगदान रहा है, इसी प्रकार से जर्मन भूगोलविद्ताओं का क्या योगदान रहा है, इसी प्रकार से अरब भूगोलविद्ता, यूनानी भूगोलविद्ता, इसी प्रकार से मिस्र के भूगोलविद्ता, अमेरिकी भूगोलविद्ता या ब्रिटिश भूगोलविद्ता, इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों के आए जो विद्वान होते हैं जिन्होंने भूगोल के विषय में भूगोल विषय वस्तु को सुदृढ़ बनाया, एक प्रकार से अच्छे तौर तरीकों को सजाया, तमाम प्रकार के खोज रिसर्च इत्यादि किए, उनके बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना होता है। उनके एक प्रकार से उन्हीं के बारे में प्रश्न पूछता है कि निम्न में से जो है निम्न, ऐसे पहले अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय या इसी प्रकार से दीर्घोत्तरीय टाइप के जब प्रश्न पूछे आते थे तो उसमें सीधे आपसे पूछता था कि किन्हीं 3 भूगोलवेत्ताओं के, अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए, या किन्हीं 5 भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए, या जो है यह पुस्तक जो है किसने लिखी है, मतलब या फिर जो है कुमारी सेम्पुल की 4 पुस्तकों के नाम लिखिए, या फिर हंटिंगटन के किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। कुछ इस प्रकार से अति लघुत्तरीय। और लघुत्तरीय की बात करें तो लघुत्तरीय में पूछा आता था कि जो है भूगोल की परिभाषा, पहले तो ये जनरली भूगोल की परिभाषा आपको एक पेपर में देना होता था कि भूगोल की परिभाषा क्या है। तो एक प्रश्न जो है इसको लेकर के हमेशा पूछा गया है एग्जाम में। तो जाहिर सी बात है आप भूगोल की परिभाषा को लेकर के एक बार वीडियो हमारी बीए फर्स्ट ईयर की जो है उसको देख लीजिएगा आप सभी लोग, और तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मतलब कि चैट में मैं लिंक देने का प्रयास करूँगा, जल्दी दे दूँगा, आपके सामने दिखाई पड़ेगी। चले
तो यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम समझेंगे एक एक प्रश्नों को। हालांकि जब आप सेकंड पेपर में पहुँचते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और लघु उत्तरीय में आपके प्रश्न मैंने नहीं बताया, लघु उत्तरीय में से पूछ लेगा कि पुनर्जागरण काल में भौगोलिक क्षेत्र में किए गए प्रमुख कार्यों को संक्षेप में बताइए, या इसी प्रकार से कार्ल रिटर की भौगोलिक विचारधाराओं को संक्षेप में बताइए, हम्बोल्ट एवं रिटर की तुलना कीजिए, या रिटर या रटजल की तुलना कीजिए, या इसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि मैकेंडर के भौगोलिक योगदानों का संक्षेप में बताइए, हर्बर्टसन भौगोलिक कार्यों को संक्षेप में बताइए। इस प्रकार से पहले लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछे जाते थे। और दीर्घ उत्तरीय में आपसे पूछता था कि जैसे कि मान लेते हैं भौगोलिक विचारधारा के विकास में काम्ट के योगदानों की विवेचना कीजिए, या इसी प्रकार से ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा का वर्णन करते हुए रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के उद्देश्यों को बताइए, या अमेरिका के भूगोल के विकास में क्या योगदान देने वाले जो प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए, या मानव एवं पारिस्थितिकी के अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए, या क्षेत्रीय विभिन्नताओं की अवधारणा की विवेचना कीजिए। कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन अब जो है पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है। अब इन सभी जो प्रश्न है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे। अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, उससे पहले थोड़ा जान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत क्या होते हैं। तो अब यह ध्यान रखेंगे, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र, तीनों प्रश्न पत्रों को एक प्रश्न पत्र में मिला दिया गया है, और मात्र केवल आपको 50 प्रश्न करने होंगे। यह बात आपको ध्यान है, ठीक। तो यहां पर लगभग जो है 20 से 25 प्रश्नों को मैं महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा, और उन्हीं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों से लगभग आपके 100 से अधिक प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और इसी प्रकार से जब पेपर 2 का मैं लाऊंगा, हालांकि इसमें पेपर 2 का भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत लाऊंगा, तो उन सभी को मिला करके आपके 50 प्रश्न बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। द्वितीय प्रश्न पत्र होता है आपका पर्यावरणीय अध्ययन, जिसको अंग्रेजी में आप पेपर 2 कहते हैं, और अंग्रेजी में उसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज मतलब कि पर्यावरण के संबंधित जो अध्ययन होता है उसी को हम करते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता था पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, उससे आपका अभिप्राय क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में बताइए, या इसी प्रकार से अन्य खाद्य सुरक्षा क्या होता है, जैव विविधता क्या होती है, पर्यावरण उन्नयन क्या है, मृदा अपर्दन क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण क्या होता है, जैव विविधता भारत में कैसी फैली हुई है, या इसी प्रकार से जो उसका जो ह्रास हो रहा है, जैव विविधता का भूमि क्षरण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, प्रकृति और मानव के बीच में अटूट संबंध पाया जाता है, इस कथन की व्याख्या करें। कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता था। वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते थे। अब इनसे जो है मतलब कि आपके बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से आपका जो पेपर 3 होता था, पेपर 3 में मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो पेपर 3 में आपको बता दूं, पेपर 3 जो होता था वह 3 तरीके का पेपर, मतलब कि उसमें मल्टीपल चॉइस होते थे आपके, मतलब आप खुद डिनोट करते थे कि आपको कौन सा पढ़ना है। क्योंकि पेपर 3 का जो नाम है आपके, मतलब तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विश्व का क्षेत्रीय भूगोल आप पढ़ते थे, और विश्व का क्षेत्रीय भूगोल मतलब अंग्रेजी में उसको अगर बताना चाहें तो वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के नाम से जाना जाने वाला यह प्रश्न पत्र पेपर 3 के नाम से जाना आता है। और इसमें 3 फॉर्म होते हैं। अब तीनों में से आप जो भी चूज करते थे वही आपको पढ़ना होता था। अब तीनों में से मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 3 में अगर बता दूं आपको कौन कौन है, तो पहला है आपका दक्षिण पश्चिम एशिया, अंग्रेजी में साउथ वेस्ट एशिया। सेकंड है आपका मेरे प्यारे दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। और तीसरा है आपका पूर्वी एशिया, जिसको फार ईस्ट एशिया के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में। तो ये होते थे। दक्षिण पश्चिम एशिया में कुछ जो है देशों के बारे में, जैसे इसमें जैसे पूछता था एशिया में जनसंख्या का समान वितरण जो है कैसे है, या इसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम एशिया में कितने देश हैं, या विश्व के संदर्भ में इसका क्या जो है योगदान है, या इसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम एशिया का शक्ति संसाधनों का वर्णन कैसे कर सकते हैं, यहाँ की जनसंख्या कैसी है, या इसी प्रकार से इसमें जो देश आपके सम्मिलित है, जैसे तुर्की हो गया, उसकी जलवायु धरातलीय जो है उच्चावच के हिसाब से क्या चीज़ें होती है, इजराइल जो हो गया, सऊदी अरब हो गया, यमन, ओमान इत्यादि जो देश है खाड़ी देश, वो इसमें शामिल होते थे। दक्षिण पूर्वी एशिया में आपके देशों की अगर बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में आपके म्यांमार हो गया, अब थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया जिसको इंडोनेशिया कहा जाता है। इसी प्रकार से अन्य देश भी कुछ शामिल है, उसको लेकर के हमने प्रॉपरली वीडियो बनाई है मॉडल पेपर की, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसकी लिंक चैट सेक्शन में मैं देने का प्रयास करूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। तो मॉडल पेपर आप देख लीजिए, जियोग्राफी मतलब कि तीनों को लेकर के पेपर में पड़े हुए हैं, उसमें हमने विस्तार से एक एक मुद्दे को समझाया कितने देश किसमें शामिल हैं। ओके, चलिए जब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत तो इसमें हम बात कर लेंगे। वहीं आपको अन्य किस सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो चाहिए उसको भी बताने का प्रयास करें, मैं जल्द ही उस पर वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा। वहीं पूर्वी एशिया के बारे में बात करें, फार ईस्ट एशिया जिसको कहा जाता है, तो फार ईस्ट एशिया मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें आपका जैसे कि इससे प्रश्न जो आपसे पूछा जाता था, जैसे इसमें चीन और जापान मुख्य रूप से आपके जो है महत्वपूर्ण देश हैं, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना
पढ़ना होता था इनकी जनसंख्या वृद्धि, इनका वितरण, घनत्व इनका कैसा है, आयु संरचना, लिंगानुपात, और इसके बाद में भौगोलिक प्रखंड, या इसी प्रकार से मृदा संसाधन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, औद्योगिक प्रदेश, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ऊर्जा, या इसी प्रकार से तमाम सारे जनसंख्या वगैरह, इन सभी के बारे में हमको देखना होता था कि आखिरकार जापान या फिर उनकी मिट्टी कैसी है, वहाँ पर वनस्पतियाँ कैसी होती हैं, वहाँ पर कोई विशेष वनस्पति पाई जाती है तो क्यों पाई जाती, कैसे पाई जाती, वहाँ की विशेष नदियाँ, ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते थे। उनको हम जो है मॉडल पेपर में चर्चा कर चुके थे इससे पहले, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है तो इस पर मैं नया वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और उसमें विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चर्चा करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की। आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर स्लाइड प्रस्तुत हो चुकी है। बड़ी ही आसानी से आप देख सकते हैं बीए थर्ड ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चंस होंगे 2021 के प्रश्न पत्र के लिए, और साथ ही साथ 2022 या 23 छात्र छात्राओं के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा यह लेक्चर। तो भूगोल ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न क्या गया कि अंधेरा युग कहलाता है। भूगोल में एक प्रकार से एक ऐसा युग आया जो कि अंधेरा युग के नाम से जाना जाता है। अंधेरा युग मतलब कि वहाँ पर भूगोल का विकास एक प्रकार से सही तरीके से नहीं हो सका, और इसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो अंधेरा युग कौन सा कहलाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अंधेरा युग जो है यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है 300 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक का समय काल, या दूसरा दिया है 400 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक का समय काल। आप लोग बताने का प्रयास करें, मैं कमेंट्स देख रहा हूं आप लोगों के। तीसरा है आपका 300 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व, और आपका चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, क्या लगता है आपको? फटाफट से 1 सेकंड, 2 मतलब 3 सेकंड का आंसर मैं आपको समय देता हूं। 1 2 3। चलें, वैसे 3 सेकंड नहीं, 1 ही सेकंड में हमने बोल दिया, लेकिन 3 सेकंड अब आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अंधेरा युग जो है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहूँ अगर आपको, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। 300 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के समय काल, मतलब लगभग 1000 सालों का जो यह वर्षों का यह समय काल रहा है, इसमें भूगोल का योगदान एक प्रकार से सही तरीके से नहीं हो पाया है, इसीलिए इसको अंधेरा युग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर कि निम्न में से कौन एक भारतीय भूगोलवेत्ता है? निम्न में से कौन एक भारतीय भूगोलवेत्ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। निम्न में से कौन एक भारतीय भूगोलवेत्ता बताने का प्रयास करें। तो इस पहला ऑप्शन दिया है टॉलेमी, दूसरा ऑप्शन दिया है कॉपरनिकस, और तीसरा ऑप्शन दिया है हव्वल, और जो है चौथा ऑप्शन दिया है बारहमिहिर। क्या होगा आपको? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप जा रहे हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय काल के जो है आपके बारहमिहिर जो हैं, ये भारतीय भूगोलवेत्ता है। बहुत ज़्यादा योगदान इनका रहा है। ऑप्शन इनका डी करेक्ट होगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट बारहमिहिर। नेक्स्ट प्रश्न आपका सामने आ चुका है। निम्न में से कौन एक यूनानी भूगोलवेत्ता नहीं है? निम्न में से कौन एक यूनानी भूगोलवेत्ता नहीं है? सबसे पहले बताएं, निम्न में से कौन एक यूनानी भूगोलवेत्ता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? सबसे पहले जान लीजिए यूनानी भूगोलवेत्ता कौन कौन से हैं। यूनानी भूगोलवेत्ताओं में मैं बताना चाहूँ आपको, तो सुनिएगा बड़े ध्यान से, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पेन लेकर के। यूनानी भूगोलवेत्ताओं में आपके होमर शामिल है। होमर कौन थे? तो होमर मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी 2 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में, मतलब ये पाठ्यक्रम क्या एक प्रकार से फेमस रचनाएं हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे भी गई हैं। इलियड और ओडिसी इनकी 2 रचनाएं हैं, और बहुत से क्षेत्रों में मानव वर्गों एवं जनपदों के भौगोलिक वर्णन इन्होंने किए हैं इन दोनों पुस्तकों में। तो मानव के बारे में, क्षेत्रों के बारे में बहुत सारे, और भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में, और तमाम सारे जनपदों के बारे में इन्होंने अपने पुस्तक इलियड एवं ओडिसी में बताया है। किसने? होमर ने। यह एक यूनानी कौन है? भूगोलवेत्ता हैं। वहीं दूसरे आपके आते हैं थेल्स महोदय, एक गणितीय भूगोल, मतलब कि गणितीय भूगोल के जन्मदाता रहे हैं। कौन? थेल्स महोदय गणितीय भूगोल के जन्मदाता रहे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो आपसे एग्जाम से पूछे कि जो है गणितीय भूगोल के जन्मदाता कौन है, तो थेल्स महोदय हैं। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। आपसे पूछे इलियड और ओडिसी पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो होमर हैं। ठीक, जोगी कौन है? एक यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। ध्यान रखेंगे। चले, यूनानी भूगोलवेत्ताओं का समय कब से कब तक रहा? अगर आपसे एग्जाम्स में पूछे तो प्राचीन काल में यूनानी भूगोलवेत्ताओं का समय जो रहा है, मुख्य रूप से ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर के ईसा की 6वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक, मतलब कि जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, मतलब जन्म हुआ था उससे 600 साल, मतलब 500 साल लगभग पहले, और उसके 500-600 साल के बाद तक का जो समय काल है, इसको एक प्रकार से इसी में जो है इनका विकास जो है रोमन भूगोलवेत्ताओं का अधिक योगदान दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है आपके
अनैक्सिमेंडर। अनैक्सिमेंडर जो हैं इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान यानी जिसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी को विकसित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने स्वतंत्र लेख भी लिखे हैं जिनमें जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उसके सिद्धांत भी शामिल हैं और नक्षत्रों के वर्णन भी मिलते हैं। इन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में अदृश्य पदार्थ से जगत की उत्पत्ति भी बताई है और अदृश्य पदार्थ से भी विभिन्न विरोधी तत्वों जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ तो शीत उष्ण, उसके बाद में ऋतु परिवर्तन और उसके बाद में कि गर्मी ठंडी या फिर मौसम इत्यादि की उत्पत्ति कैसे हुई, इन्होंने इसको बताने का प्रयास किया। साथ ही साथ पृथ्वी की उत्पत्ति में प्रकाश भी डाला इन्होंने। इसी प्रकार इन्होंने गोलाकार पिंडों से सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की उत्पत्ति बताई है कि एक गोलाकार पिंड था, उससे सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रों की उत्पत्ति हुई है। साथ ही साथ अनैक्सिमेंडर ने सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों की गणनाओं से गणितीय भूगोल का भी विकास किया। इन्होंने पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जीवोत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन पृथ्वी पर किसने किया, तो आप बताएंगे अनैक्सिमेंडर ने किया। इन्होंने मानव की उत्पत्ति जल में उत्पन्न जीवों के विकास के बाद स्थल पर मानी है। ठीक, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते रहे हैं। अनैक्सिमेंडर ने अपने समय तक ज्ञात भूभाग अर्थात भूमध्य सागर के तटीय देशों का मानचित्र भी बनाया और इसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों इन्हें प्रथम मानचित्र निर्माता कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रथम मानचित्र निर्माता कौन है। ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो है प्रथम मानचित्र निर्माता कहा जाता है किसको, तो प्रथम मानचित्र निर्माता कहा जाता है अनैक्सिमेंडर को, जो कि कौन है, एक मेरे प्यारे दोस्तों यूनानी भूगोलवेत्ता है। मात्र एक वीडियो आपका एक प्रकार से बहुत ज्यादा ज्ञान आपके माइंड में एक प्रकार से पहुंचने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जो पॉइंट आपके समझ में ना आए उसको कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें और सारे मुद्दे जो है एक प्रकार से आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट जो है अगले हिकेटियस महोदय एक प्रकार से इनको प्रादेशिक भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। प्रादेशिक भूगोल का प्रारंभ इन्होंने किया और साथ ही साथ बसे हुए संसार का भौगोलिक वर्णन प्रादेशिक आधार पर भी किया इन्होंने। इसके साथ ही साथ इनका एक ग्रंथ है जस पीरियोडस, तो या इसको पीरियोडस के नाम से या जस पीरियोडस के नाम से जाना जाता है। उसमें इन्होंने अनेक भौगोलिक वर्णन भी दिए हैं। इन्होंने पृथ्वी की आकृति कैसी मानी है, तो आपसे ऑप्शन में बताएगा कि किस विद्वान ने पृथ्वी की आकृति चपटी मानी है, तो हिकेटियस महोदय ने पृथ्वी की आकृति चपटी मानी है। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो जो मैं बीच बीच में बातें इस समय बता रहा हूं यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, चपटी है, जिसके क्या है, चारों ओर महासागरों का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी की आकृति चपटी है जिसके चारों तरफ महासागरों का विस्तार पाया जाता है। यह बात किसने कहा, यह बात हिकेटियस महोदय कहते हैं। उसके बाद में जो कि हिकेटियस कहाँ के हैं, यूनानी भूगोलवेत्ता। हमने क्या बताया, होमर, थेल्स, अनैक्सिमेंडर, हिकेटियस। नेक्स्ट है आपके हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है वह भी यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। हेरोडोटस का क्या काम है, ये कौन थे हेरोडोटस, तो हेरोडोटस भैया एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। यूनानी भूगोलवेत्ता होने के साथ साथ इन्होंने एशिया माइनर मतलब होता है एक प्रकार से छोटा, एशिया माइनर यूनान और जो एक प्रकार से, और उसके बाद में मार्सिया और काला सागर के समीपवर्ती जितने भी प्रदेश हैं उन सभी की यात्रा की। और साथ ही साथ उनका जो यात्राएं की उसके साथ साथ जो भौगोलिक वर्णन था, कहाँ पे क्या था, पर्वत, पठार या फिर मैदान या फिर सागर की लवणता किस प्रकार से थी, उसको बताने का भी प्रयास किया। इन्होंने नील नदी के बाढ़ के मैदान में जमा हुई काली मिट्टी और नदी निक्षेप क्या होता है, नदी का जो मलबा होता है उसी मलबा जहाँ पर इकट्ठा होता है, नदियाँ जहाँ पर छोड़ देती जो है, नदियाँ मान लेते कहीं से बह के नदियाँ मान लेते यहाँ से हिमालय से बहते आ रही हैं। यहाँ पर नदियाँ जब बहती हैं तो कंकड़ पत्थर अपने साथ बहाती हैं और अपने साथ कुछ मलबों को लाती हैं। वह मलबा जब क्या होता है, नदियों का वेग धीरे धीरे कम होने लगता है मैदानी भागों में, तो वह जो मलबा होता है वह नदियाँ छोड़ने लगती हैं और इस छोड़ने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। और जब यह मलबा जो है नदियाँ छोड़ देती हैं तो छोड़े हुए मलबों को हम क्या कहते हैं, निक्षेप कहते हैं, मतलब कि कूड़ा कबाड़ कहते हैं। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो निक्षेप मतलब होता है कूड़ा कबाड़, निक्षेपण मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा नदियों के द्वारा जो लाए गए जो कूड़ा करकट है उनको छोड़ा जाए। ध्यान रखेंगे, कूड़ा करकट मतलब कि मिट्टी, पत्थर, कंकड़ इत्यादि चीजें होती हैं उसमें, ठीक है। चले, तो इन्होंने क्या किया, नदी निक्षेप द्वारा जो निर्मित, अब जब भैया कोई जो है नदियां जो होंगी मिट्टी लाएंगी या फिर इसी प्रकार से तमाम सारे मुद्दे को लेकर के आएंगी, तो होगा क्या, होगा यही मेरे प्यारे दोस्तों कि जो नदियों के द्वारा बहाए गए कूड़ा करकट या मलबे हैं उनसे एक मैदान का निर्माण होगा और उस निर्मित मैदान को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो वही डेल्टा का निर्माण के संबंधित इन्होंने बातें बताई हैं हेरोडोटस ने कहा कि नील नदी में जब बाढ़ आती है, बाढ़ के मैदान में जमा हुई जो काली मिट्टी है और नदी के निक्षेप के द्वारा
द्वारा निर्मित जो डेल्टा होता है उसका एक प्रकार से कारण सहित वर्णन किया, बताया कि किस कारण से ये सारी चीजें होती हैं, इसको भी बताया हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने मेरे प्यारे दोस्तों यह भी स्पष्ट किया कि किसी राष्ट्र व लोगों की महत्ता को घटनाओं तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के द्वारा हम सही तरीके से, भली भांति तरीके से समझ सकते हैं। इस प्रकार हेरोडोटस जो है मेरे प्यारे दोस्तों वातावरणवाद का प्रारंभ किया। तो आपसे पूछेगा एग्जाम्स में कि वातावरणवाद का प्रारंभ किसने किया है, सबसे पहले किसने किया, तो हेरोडोटस ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। वातावरण का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया, हेरोडोटस ने किया। आपसे पूछेगा कि नदी निक्षेप के द्वारा निर्मित डेल्टा का साधारण वर्णन किसने किया, हेरोडोटस ने किया। आपसे पूछेगा कि नील नदी के बाढ़ के मैदान में जमा हुई काली मिट्टी का वर्णन किसने किया, तो हेरोडोटस ने किया। मेरे प्यारे दोस्तों बोलो इतनी सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं? अगर आ रही तो फटाफट से थम्स अप और लाइक का बटन फटाफट से दबना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट से वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चले नेक्स्ट भाई अगले आते हैं आपके। वहीं और भी इन्होंने तो बहुत सारी चीजें करी हैं, जैसे कि इन्होंने ज्ञात जितने भी ज्ञात संसार थे उस समय के उसका मानचित्र भी बनाया। भूमध्य सागर जो भूमि के बीच में है और उसके समीपस्थ जितने भी क्षेत्र हैं जो कि यूरोप और एशिया और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र हैं उस पर भी एक प्रकार से अपना ध्यान केंद्रित किया। और इसमें इन्होंने भारत को भी दिखाया, जो मानचित्र इन्होंने बताया तो भारत को भी इन्होंने दिखाने का प्रयास किया, ध्यान रखेंगे। अगले हैं आपके यूनानी भूगोलवेत्ताओं में अरस्तु, जिनको एक बारे में अगर बताना चाहे तो अरिस्टोटल के नाम से आना आता है। अरस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान एक प्रकार से हर एक क्षेत्र में माने जा सकते हैं। अरस्तु ने ही कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक राजनीतिक प्राणी भी है, मतलब मैन इज अ सोशल एनिमल एंड मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ओके, हम बताना चाहेंगे अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु ने गणितीय भूगोल का विकास किया है। तो आपसे पूछेगा गणितीय भूगोल का विकास जो है निम्न में से किसने किया, तो अरस्तु महोदय ने भी किया है। ऐसे एग्जाम्स में प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले। अगर यहाँ पर हमने गणितीय भूगोल का जन्मदाता आपको बताया था थेल्स को, तो थेल्स भी गणितीय भूगोल के जन्मदाता हैं, लेकिन उसका विकास में योगदान अरस्तु महोदय ने भी दिया है। ठीक, उन्होंने पृथ्वी की गोलीय आकृति और पृथ्वी के कटिबंधों का वर्णन किया। कटिबंध क्या होते हैं, पृथ्वी मान लेते हैं, यह पृथ्वी पर एक प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश है, उसके ऊपर 33.5 डिग्री, उसके नीचे आपका कर्क रेखा मकर रेखा। तो मकर रेखा आपकी जो है एक प्रकार से मकर रेखा कर्क रेखा और मतलब 33.5 डिग्री पर हैं। अब इन ये कटिबंध होते हैं और 66.5 डिग्री यहाँ पर 66.5 नीचे, यहाँ पर इन सभी बीच के क्षेत्रों को कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध किसी दिन विस्तार समझा दूंगा, हालांकि फर्स्ट ईयर में आपने कटिबंधों को समझा होगा हमारे द्वारा। ठीक है, चले आगे देखते हैं। तो इन्हीं का वर्णन इन्होंने किया अरस्तु महोदय ने। उसके बाद में आप क्या आते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस महोदय कौन है, एक प्रकार से थियोफ्रेस्टस जो हैं यह अरस्तु के शिष्य हैं। कौन है, थियोफ्रेस्टस कौन है, अरस्तु के शिष्य हैं। कौन है भैया, अरस्तु के शिष्य हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जलवायु तथा वनस्पति के पारस्परिक संबंधों की क्या करी है, विवेचना की है और साथ ही साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। और तुलनात्मक अध्ययन करने के साथ साथ इन्होंने वनस्पति भूगोल का आरंभ किया। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का कि जो है वनस्पति भूगोल का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया, तो थियोफ्रेस्टस महोदय ने किया। इसके बाद में लास्ट आपके आते हैं इरेटास्थनीज। कौन आते हैं भैया, इरेटास्थनीज लास्ट नहीं, और इसके बाद में और भी विद्वान है। यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान बहुत अधिक मात्रा में रहा है, इसको समझना अति आवश्यक है ताकि इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएं तो आप छोड़ करके मत लाइएगा। अभी मैं प्रश्नों को एक प्रकार से विस्तार से बता रहा हूं। अब इतने सारे मुद्दे अगर यहाँ पर आप समझ लेंगे तो आप जो प्रश्न अभी मैं आगे बताऊंगा तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद देने के लिए एक प्रकार से तत्पर हो जाएंगे। नेक्स्ट समझिए इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज कौन है भैया, इरेटास्थनीज जो हैं प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ भी हैं और खगोलवेत्ता भी हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पृथ्वी को नापने का कार्य अपने हाथ से किया है। ध्यान रखेंगे, अपने हाथ में लेकर के, क्या मतलब कि हाथ में लेकर के क्या मतलब कि एक प्रकार से पृथ्वी को मापा इन्होंने, और उस समय मापा लेकिन उस समय एक प्रकार से विशुद्ध रूप से सही मतलब कि सही तरीके से नहीं नापा इन्होंने। इनका मापना एक प्रकार से उसमें अशुद्धि थी और अशुद्धि लगभग 14% अशुद्धि थी, केवल और केवल 14% अशुद्धि थी। और पहले जितने भी लोगों ने मापा उसमें बहुत ज्यादा अशुद्धियां थी। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइने एवं अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी और सूर्य की किरणों के आधार पर पृथ्वी की परिधि की गणना करके लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 28,000 मील बताई। यह गणना लगभग विशुद्ध थी। विशुद्ध मतलब होता है एक प्रकार से बहुत ठीक ठाक मात्रा, विशुद्ध मतलब होता है ठीक ठाक, अशुद्ध मतलब होता है क्या, गड़बड़, लेकिन विशुद्ध मतलब क्या होता है, ठीक ठाक। ठीक, तो 14% इसमें केवल अशुद्धि थी, बाकी लगभग जो है 86% इसमें क्या थी, शुद्धियां थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। इरेटास्थनीज ने उस समय
समय के प्रचलित ज्ञान के आधार पर ज्ञात संसार का मानचित्र बनाया। उस समय भारत और अफ्रीका को बहुत छोटा दिखाया गया। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि किस विद्वान के मैप में, किस विद्वान के नक्शे में भारत और अफ्रीका को बहुत छोटा दिखाया गया है? तो इरेटास्थनीज के मानचित्र में। ठीक है, इस मानचित्र में ब्रिटिश द्वीपों सहित यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका भी दिखाए गए थे। ठीक, जिसमें इरेटास्थनीज महोदय ने बताया था। इरेटास्थनीज महोदय एक प्रकार से 7 अक्षांशों और 7 देशांतरों को पृथ्वी पे मानचित्र में दिखाया आपने। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों मध्य अक्षांश रेखा जिब्राल्टर जो जल डमरू मध्य है वहां से गुजारते हुए इन्होंने दिखाया। और देशांतर के बीच की दूरियां इन्होंने असमान रखी। जैसे आज देशांतरों के बीच की दूरियां लगभग समान है, तब जो है असमान थी उस समय जब इन्होंने बनाया था। साथ ही साथ इरेटास्थनीज की एक पुस्तक है पृथ्वी के वर्णन के, मतलब पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रस्ताव इन्होंने ही दिया था। इसीलिए इरेटास्थनीज को हम जो है जियोग्राफी का जनक भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि भूगोल के जनक कौन है? इरेटास्थनीज हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक जियोग्राफिका में अपना इसका वर्णन किया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो जियोग्राफिया जो उनकी पुस्तक है उसमें सबसे पहले उन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रचलन किया था। गणितीय भूगोल के विकास में इनका भी योगदान रहा है, यह बात ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम में पूछे कि सूर्य की उत्तरायणी स्थिति और दक्षिणायनी स्थिति का बोध करके सूर्य एक प्रकार से जो तिर्यक वृत्त बनाता है, इस सभी का जो है ज्ञान या फिर वर्णन किसने किया है? तो ये किसने किया? इरेटास्थनीज ने किया। नेक्स्ट आप क्या आते हैं? पोलीबियस। पोलीबियस भी एक यूनानी भूगोलवेत्ता हैं और यह भौतिक भूगोल के बहुत बड़े ज्ञाता थे। किसके ज्ञाता थे? तो भौतिक भूगोल के बहुत बड़े ज्ञाता थे। कौन? पोलीबियस, जो कि एक यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने क्या किया है? नदियों एवं घाटियों, नदियों के जो बाढ़ आते हैं, बाढ़ क्षेत्र और उनके डेल्टा क्षेत्र जो है उन सभी का वर्णन भी किया है पोलीबियस। साथ ही साथ नेक्स्ट है आपके हिप्यार। और हिप्यार महोदय, हिप्यारचुस इनका पूरा नाम है। हिप्यारचुस जो है एक खगोलज्ञ हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। और यह जो है हिप्यारचुस महोदय जो हैं, इन्होंने इरेटास्थनीज के अनियमित अक्षांश देशांतरों के बजाय जो इन्होंने अक्षांश और देशांतर के बीच में दूरियां असमान रखी थी, इरेटास्थनीज महोदय ने, जो कि भूगोलवेत्ता हैं एक यूनान के, उन्हीं यूनानी भूगोलवेत्ताओं में से जब हिप्यारचुस आए, इन्होंने अक्षांश और देशांतरों के बजाय जो इन्होंने असमान दूरियां बताई थी, उसके बजाय दूरियों को एक प्रकार से सहित, मतलब कि एक प्रकार से समान दूरियों पर रखा। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया है? देशांतरों की गणना के लिए चंद्र ग्रहणों के जो है समक्षणिक वेध का भी सहारा लिया। साथ ही साथ नक्षत्रों के वेध के लिए उसके चक्र यंत्र, मतलब एस्ट्रोलेव भी बनाया था कि जिससे वह नाप सके उसकी दूरी को लेकर के। ठीक, इसी के बाद में आपके पोसिडोनियस महोदय भी आते हैं। और पोसिडोनियस जो है एक प्रकार से भौतिक भूगोलवेत्ता हैं। क्या किया है? स्पेन के एक प्राचीन नगर एवं बंदरगाह पर ज्वार भाटों के अन्वेषण किए इन्होंने, पोसिडोनियस ने। साथ ही साथ सार्डिनिया द्वीप से दूर समुद्र को गहराई नापी इन्होंने। और साथ ही साथ क्राउ क्षेत्र में जो बजरियों की उत्पत्ति है उसको खोजने का भी प्रयास इन्होंने किया है। साथ ही साथ पोलिडोनियस ने पृथ्वी की परिधि को मापने का भी प्रयास किया और उसके अनुसार पृथ्वी की परिधि केवल 18,000 मील थी, जबकि इससे पहले हमने आपको बताया होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि 28,000 मील जो है इस इरेटास्थनीज ने बताई थी पृथ्वी की परिधि को। लेकिन यहाँ पर जो इनका है पोसिडोनियस महोदय, इन्होंने कितना बताया? तो पोसिडोनियस ने बताया कि पृथ्वी की परिधि कितनी है? 18,000 मील थी। यह वास्तविक परिधि की 3 मतलब कि 3/4, मतलब कि 3/4 मतलब 3/4 थी। भूगोल के मानवीय पक्ष में पोसिडोनियस ने विशेष रुचि ली है और गैलिसिया के पर्वतीय क्षेत्रों और पर्वतीय लोगों के जितने भी लोग थे जो है अस्तूरियों का जो है सही वर्णन एक तरीके से एक ब्यौरा दिया है इन्होंने। ठीक, तो पोसिडोनियस के बारे में यह महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपने जाना। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके टॉलेमी। बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है टॉलेमी। और टॉलेमी जो है यूनानी भूगोलवेत्ता हैं और महान भूगोलवेत्ता के श्रेणी में इनको गिना जाता है। गणितीय भूगोल में इनकी रुचि विशेष मात्रा में रही है। और साथ ही साथ इसके अलावा उसने जो है टॉलेमी महोदय ने मानचित्र कला तथा सामान्य भूगोल में विशेष कार्य किए हैं और भूगोल में उनका विख्यात जो है एक प्रकार से योगदान रहा है। और साथ ही साथ इनका एक ग्रंथ है जियोग्राफिया। तो जियोग्राफिया ग्रंथ टॉलेमी का भी है और इरेटास्थनीज का भी है। तो जियोग्राफिका उनका, ध्यान रखेंगे, जियोग्राफिका, इरेटास्थनीज का जियोग्राफिका है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको जियोग्राफिया भी मिलेगा। तो जियोग्राफिया जो है इरेटास्थनीज का भी है और जियोग्राफिया टॉलेमी का भी है। दोनों यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। तो यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने आपको विस्तार समझा दिए। अब इसमें ऑप्शन में आप ढूंढिए कि निम्न में से कौन एक जो है एक प्रकार से यूनानी भूगोलवेत्ता नहीं है। यूनानी भूगोलवेत्ता कौन नहीं भैया? इसमें हमने बताया होमर बिल्कुल है, होमर भैया, होमर हैं, अनेक्जेमेंडर हैं, थेल्स हैं। हमने आपको शुरुआत में बताया था कौन कौन है, फिर से एक बार सुनिएगा।
होमर हैं, थेल्स हैं, एनेक्सिमेंडर हैं, हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, इरेटास्नीज, पोलिबियस, हिप्पार्चुस, पोसिडोनियस, टॉलेमी। इनमें से एक ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, स्ट्रैबो। स्ट्रैबो इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। स्ट्रैबो राइट आंसर इस प्रश्न का। स्ट्रैबो जो है एक प्रकार से यूनानी भूगोलवेत्ता नहीं है। तो भैया प्रश्न उठता है कि आखिरकार जब स्ट्रैबो यूनानी भूगोलवेत्ता नहीं है तो आखिरकार कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? या है मेरे प्यारे दोस्तों स्ट्रैबो ये रोमन भूगोलवेत्ता हैं। और रोमन भूगोलवेत्ताओं में स्ट्रैबो, मेला, प्लिनी, सोनिका और डायोनीसियस। तो एक प्रकार से स्ट्रैबो, मेला, प्लिनी, सोनिका और डायोनीसियस ये सारे के सारे विद्वान कैसे कहाँ के हैं? या मेरे प्यारे दोस्तों रोमन साम्राज्य के भूगोलवेत्ता हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की। अगला आपके सामने प्रश्न आ चुका है, बड़ी ही ध्यान समझिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत मजा आएगा वीडियो में। ओके, ध्यान रखेंगे, सारे मुद्दे आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका मेरे प्यारे दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है कि गणितीय भूगोल के जन्मदाता हैं। कौन है गणितीय भूगोल के जन्मदाता? ऑप्शन ए में दिया है थेल्स, बी ऑप्शन दिया है हिकेटियस, सी ऑप्शन दिया हेरोडोटस और डी ऑप्शन दिया अरस्तु। हमने आपको अभी बताया था सबसे पहले थेल्स महोदय गणितीय भूगोल के जन्मदाता हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने पृथ्वी की आकृति चपटी मानी? हमने इसको भी बताया था आपको। किसने मानी भैया? पांचवे का आंसर बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए में दिया हेरोडोटस, बी में दिया है थियोफ्रेस्टस, सी में दिया हिकेटियस और डी में दिया है थेल्स। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? किसने बताया मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हिकेटियस। हिकेटियस महोदय ने क्या बताया? पृथ्वी की आकृति चपटी है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका छठवां नंबर यहां पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक रोमन भूगोलवेत्ता नहीं है? निम्न में से कौन एक रोमन भूगोलवेत्ता नहीं है? यहां पर आपको जैसे मिला यहां पर थेल्स महोदय। थेल्स को आपने देखा बी ऑप्शन में दिया है। हमने आपको बताया था कौन कौन थेल्स महोदय हमने बताया था। थेल्स और उसके बाद में होमर, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, इरेटास्नीज, पोलिबियस, हिप्पार्चुस, पोसिडोनियस, टॉलेमी। रट लीजिए बिल्कुल। ये कौन है? ये मेरे प्यारे दोस्तों जो है यूनानी भूगोलवेत्ता है। इसी में आप देखेंगे थेल्स। थेल्स कहाँ के? यूनानी हैं। जबकि यहाँ पर स्ट्रैबो, प्लिनी, मेला, सोनिका, डायोनीसियस ये सारे के सारे कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये रोमन भूगोलवेत्ता हैं। यहाँ पर थेल्स महोदय जो हैं यही कौन है? यूनानी भूगोलवेत्ता, ना कि यह रोमन भूगोलवेत्ता है। रोमन भूगोलवेत्ताओं में स्ट्रैबो की बात करें तो स्ट्रैबो जो हैं रोमन भूगोलवेत्ताओं में सबसे अधिक योगदान स्ट्रैबो का ही है। स्ट्रैबो यूनानी भाषा में भौगोलिक ग्रंथ लिखने वाले सर्वप्रथम महान भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। वहीं स्ट्रैबो ने बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का लगभग वर्णन जो है 17 पुस्तकों में एक भौगोलिक विश्व कोश के रूप में संकलित किया था। 2 पुस्तकों में विश्व वर्णन किया इन्होंने तथा सामान्य भूगोल 8 पुस्तकों में यूरोप का अध्ययन इन्होंने एक प्रकार से किया। उसी प्रकार से 6 पुस्तकों में एशिया का और अंतिम पुस्तक में अफ्रीका का जो है भौगोलिक वर्णन इन्होंने किया है। स्ट्रैबो ने अपने ग्रंथ भौगोलिक विश्वकोश में भूगोल की विभिन्न शाखाओं के बारे में बताया है, जिसमें भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल से संबंधित संकल्पनाएं भी प्रस्तुत की है। यह बातें इन्होंने बताई स्ट्रैबो ने। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों स्ट्रैबो महान भूगोलवेत्ताओं की श्रेणी में आते हैं। और आपके इसे प्लिनी जो है आपके अगर बताना चाहूँ पंपोनियस मेला जो है, पंपोनियस मेला जो है दक्षिणी स्पेन के निवासी थे। आपसे पूछेगा पंपोनियस मेला कहाँ का निवासी था? दक्षिणी स्पेन का निवासी था। उसने क्या किया है? अपने भौगोलिक ग्रंथ, इसका भौगोलिक ग्रंथ क्या है? कॉस्मोग्राफी। आपसे एग्जाम में पूछे कॉस्मोग्राफी के रचयिता कौन है? तो पंपोनियस मेला है। इन्होंने क्या किया? इसमें ब्रह्मांड का संक्षिप्त वर्णन भी किया है। पृथ्वी की स्थिति कहाँ बताई है? ब्रह्मांड के मध्य में बताई है। पुस्तक के दूसरे खंड में डी जो है कारोग्राफिया पृथ्वी को 5 बड़े क्षेत्रों में विभाजित करके उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन किया। और यह पुस्तक लगभग 440 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कौन? जो हमने बताया डी कारोग्राफिया। ध्यान रखेंगे। और प्लिनी महोदय के बारे में अगर जानना चाहें आप तो प्लिनी महोदय जो हैं आकाशीय पिंडों, पृथ्वी की आकृति तथा आकार, धरातल कैसा है और इसी के साथ साथ ऋतु कैसे बदलती हैं उनका वर्णन भी किया। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, इनकी ग्रंथ कौन सा? प्राकृतिक इतिहास, जो कि 47 खंडों में विभक्त है, उसमें इन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। प्लिनी में जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और अपने विचार जो है इन सभी मुद्दों पर व्यक्त किए हैं। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों इन्होंने पर्वत, नदियाँ, नगर और एक प्रकार से प्रजाति, जाति, इनके सभी के बारे में विवरण दिया है। और वह अद्वितीय है, मतलब इनके जैसे और विद्वानों ने नहीं सही तरीके से नहीं किया है। इनका विवरण क्या है? सारणीबद्ध तरीके से है और विश्लेषणात्मक रूप में है, मतलब ठीक ठाक तरीके से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट आपके हैं सोनिका, जो कि रोमन साम्राज्य के हैं, रोमन भूगोलवेत्ता। सेनिका
सेनिका ने प्रमुख रूप से भौगोलिक एक प्रकार से भौतिक भूगोल से संबंधित विषय पर अपने क्या लिए लेख लिखे हैं। और साथ ही साथ मित्रों इन्होंने सोनिका महोदय ने इन्होंने क्या किया है, भूकंप आने के कारण को भी बताया है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा भूकंप आने के कारण को सर्वप्रथम बताया तो सेनिका ने बताया। ठीक, ध्यान रखेंगे। चट्टानों की क्षण क्रिया हो गई, नदी डेल्टा हो गया, इत्यादि की रचना इन्होंने अपने जो है ग्रंथों में बताई है। इसके बाद में डायोनीसियस हैं, इन्होंने एक प्रकार से जो है भौगोलिक वर्णन कविताओं के रूप में इनका मिलता है। इन्होंने अपनी कविता जैसे इनका कविता है रूसी ग्रंथ है, मतलब कि सॉरी रूसी ग्रंथ बोले, रूपी ग्रंथ है। और रूपी ग्रंथ में जो है 120 पंक्तियों में इन्होंने मानव संसार का विस्तृत वर्णन किया है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन से ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने मतलब कि जिनकी जो एक प्रकार से रचनाएं हैं वह कविताओं पर आधारित है। तो कौन है, डायोनीसियस हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, इन्होंने अपने काव्य ग्रंथ में समुद्री देशों के बारे में बताया और द्वीप समूह के बारे में भी प्रादेशिक विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो यह मुद्दे आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करें। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किसने अरस्तु एवं टॉलेमी की कृतियों का अरबी भाषा में अनुवाद किया है। तो किसने किया अरबी भाषा में अनुवाद मेरे प्यारे दोस्तों, अल-मनून ने किया। किसने किया है, अल-मनून ने जो है किसने किया, अल-मनून। ऑप्शन ए में दिया है अल-मनून। और यही अल-मनून व्यक्ति वही है जो अरस्तु महोदय और टॉलेमी की जो कृति है उनको अरबी भाषा में अनुवाद किया है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है अरबी भाषा, तो अरबी भाषा में कौन लिखेगा, जो अरब समुदाय के होंगे। तो यहाँ पर अरबी समुदाय के लोगों ने इसको किया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ओके, चले, तो इन्होंने अरबी भाषा में किया। और कौन है वह, अल-मनून है। अल-मनून कहाँ के निवासी हैं, तो भैया अल-मनून जो हैं आपके वह अरबी भूगोलवेत्ता हैं। कहाँ के हैं, तो अरबी भूगोलवेत्ता हैं, अरब भूगोलवेत्ताओं की श्रेणी में आते हैं। अरब भूगोलवेत्ताओं में आपके अल-मनून हो गए, जो है फरघानी हो गए, और इसी प्रकार से अल-बतानी हो गए, अल-खारिजामी हो गए, और उसके बाद में जो है अल-जारकली हो गए, इन अफला हो गए। जिसमें अल वगैरह लगे वो समझ लीजिए कि अरबी भूगोलवेत्ता हैं। समझ लीजिए अल-मनून का क्या योगदान रहा है भूगोल में। तो अल-मनून जो हैं इन्होंने यूक्लिड साथ ही साथ अरस्तु एवं टॉलेमी की जितनी भी कृतियां थी उसको अरबी भाषा में अनुवाद किया अल-मनून ने। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, खगोल विद्या एवं भूगोल के ज्ञान में भी वृद्धि की है। अल-मनून ने पूर्वी सीरिया तथा पृथ्वी के अर्धव्यास के संबंध में अपने विचारों को भी व्यक्त किया है मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट है आपके अल-फरघानी। अल-फरघानी के संदर्भ में बात करें तो अल-फरघानी विद्वान जो हैं इन्होंने क्या किया है, खगोलकी के तत्व नामक एक पुस्तक है इनकी, इसकी रचना करी है। तो आपसे पूछेगा खगोलकी के तत्व नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो अल-फरघानी है। कौन है, अल-फरघानी। इनकी रचना जो है खगोलकी संबंधी विभिन्न सिद्धांतों से भरी पड़ी है। ओके, नेक्स्ट है आपके अगर अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में बात करें महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो अल-बतानी। अल-बतानी कौन है, इनके बारे में जानिए भैया। अल-बतानी महोदय जो हैं इन्होंने नक्षत्रों की गति के बारे में बताया। और नक्षत्रों की गति के बारे में बताते हुए इन्होंने एक पुस्तक ही लिख डाली, उसका नाम है नक्षत्रों की गति। नक्षत्रों की गति नामक पुस्तक है, उसमें इन्होंने क्या किया है, उसमें सारे मुद्दों को समझाया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स की भी इन्होंने रचना की है, और साथ ही साथ इसी के अंतर्गत इन्होंने नक्षत्रों का भी विवरण दिया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके अल-खारिजामी। अल-खारिजामी कौन है, इनको समझिए। खारिजामी ने क्या किया है, पृथ्वी की आकृति, इन्होंने भी उसकी पुस्तक लिखी है पृथ्वी की आकृति। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पृथ्वी की आकृति नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो जो है अल-खारिजामी ने लिखी है। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, इन्होंने सिंध हिंद नामक पुस्तक की भी रचना की है। तो सिंध हिंद पुस्तक अल-खारिजामी, और इसी के साथ साथ पृथ्वी की आकृति अल-खारिजामी, जो कि अरब भूगोलवेत्ता हैं ये। ओके, नेक्स्ट है आपके अल-जरकली। और अर्जलकली के बारे में बताएं तो यह जो अर्जलकली है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है अरबी विद्वान जो हैं इन्होंने क्या किया है, विषुवत दशाओं के बारे में अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के निर्धारण की भी विधि का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। नेक्स्ट है आपके इन अफलाह। और इन अफलाह ने क्या किया है, अल्मेस्ट का विशुद्धिकरण, इनकी एक निबंध नामक विधा है। तो इनकी निबंध जो है, निबंध की रचना की इन्होंने अल्मेस्ट का विशुद्धिकरण। आपसे एग्जाम में पूछेगा अल्मेस्ट का विशुद्धिकरण नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, निबंध के रचनाकार कौन है, तो इन अफलाह हैं। इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि सारे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं वीडियो को बता रहा हूं। वीडियो को 3-4 बार देख लीजिएगा, सारे मुद्दे आपके क्लियर हो जाएंगे। बोलो बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर समझ में आ रही तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके हमको बता सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन हैं कमेंट सेक्शन में मैं देख पा रहा हूँ सभी के। ओके, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों की ओर हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसने अरस्तु एवं टालमी की कृतियों का अरबी भाषा में अनुवाद किया? हमने बताया अल-मनून। नेक्स्ट है आपका 8वां, कारवा मार्गों का अति सुंदर वर्णन किसने किया है? तो कारवा मार्गों का अति सुंदर जो वर्णन किया है किसने किया भैया? तो कारवा मार्ग का जो सबसे सुंदर वर्णन मिलता है आपको, वह किस में मिलता है भैया? तो कारवा मार्ग का जो सबसे सुंदर वर्णन मिलता है 8वें क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर होगा 8वें का मार्को पोलो। मार्को पोलो जो महोदय हैं, इन्होंने इसका वर्णन विस्तार से किया है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका ए है मार्को पोलो। ये निकोलो पोलो के कौन थे? पुत्र थे। मार्को पोलो जो थे कौन थे? निकोलो पोलो के पुत्र थे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलें थोड़ा मार्को पोलो के बारे में आप लोग जान लीजिए। मार्को पोलो जो है, या निकोलो पोलो के पुत्र हैं। इसके साथ साथ ये सॉरी वेनिस से चल करके सोवियत रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, पूर्वी एशिया, चीन, प्रशांत महासागरीय तट, मलेशिया, श्रीलंका तथा भारत एवं पश्चिमी एशिया की लंबी यात्रा इन्होंने करी है मार्को पोलो ने। इसके साथ साथ मार्को पोलो ने अपनी यात्रा का वर्णन अपने ग्रंथ इनका है, और उस ग्रंथ का नाम है ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, जो कि 1293 से 1299 ईस्वी के आसपास में लिखा गया। लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 6 वर्षों में जो है यह रचना कंप्लीट हुई, और इसमें इसका नाम क्या है? ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, जिसमें इन्होंने सोवियत रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, पूर्वी एशिया, चीन, प्रशांत महासागरीय तट, मलेशिया, श्रीलंका, भारत एवं पश्चिमी एशिया की लंबी यात्राएं करी है। और इन सभी यात्राओं का विवरण जो है इसमें पर्वत, पठार, नदियां, डेल्टा इत्यादि कैसे कैसे थे, इसके बारे में इन्होंने बताया है। मार्को पोलो ने चीन से मध्य एशिया के मध्य पड़ने वाले एक कारवा मार्ग है, और उस कारवा मार्ग का अति सुंदर तरीके से वर्णन किया है, जो जिसको लेकर के प्रश्न यहां पर आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करें हम, तो यह जो है मेरे प्यारे दोस्त, इनका क्या नाम है? ये उत्तर मध्यकाल के भूगोलवेत्ता हैं। कौन? ये पुनर्जागरण काल की जो है बाद के। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा पुनर्जागरण काल के प्रमुख भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए, तो उसमें मार्को पोलो, वास्को डी गामा, ये सारे हैं, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों मतलब मध्यकाल के बाद, मतलब 1500 के बाद के ईस्वी के, या 1400 या मतलब कि 1400 के आसपास के बाद के बारे में बताते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। 1400 क्या मतलब लगभग 1000 के बाद से जितने भी लोग आए हैं उनको हम उत्तर मध्यकाल में रखते हैं। पुनर्जागरण काल के बाद में जितने सारे मुद्दे आए हैं उनको यहाँ पर रखते हैं। उसमें वास्को डी गामा भी शामिल है। वास्को डी गामा आपको पता ही होगा कि जो है भारत के लिए उन्होंने समुद्री यात्रा की है, और पुर्तगाल से मतलब कि एक प्रकार से चला। ये 18 जुलाई 1947 में तामस नदी से इन्होंने प्रस्थान किया। किसने? वास्को डी गामा ने। पुर्तगाल का निवासी था, एक बेड़ा लेकर के वह चला यात्रा के लिए। उसकी इस ऐतिहासिक यात्रा में 4 जलपोत तथा 118 नाविक थे। इस प्रकार वास्को डी गामा ने 360 दिन में लगभग 24,000 मील की समुद्री यात्रा करी थी। आपसे एग्जाम्स में ही 9वां नंबर पूछा गया कि वास्को डी गामा ने लगभग 24,000 मील समुद्री यात्रा कितने दिनों में तय करी थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों 360 दिनों में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। 360 दिनों में वास्को डी गामा ने तामस नदी में प्रवेश करने के बाद में 8 जुलाई 1947 ईस्वी से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में लगा उसको। ठीक, ध्यान रखेंगे। डच, फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत, श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया से व्यापार प्रारंभ किया था। इसको लेकर के यहीं पर जो है इन्होंने वास्को डी गामा ने यहाँ से मसालों को लेकर के गया कालीकट से, मतलब भारत में आया। केरल में उस समय काली मिर्च वगैरह बहुत होती थी, यह काली मिर्च जाती थी वहाँ पर। और अचार, मतलब कि एक प्रकार से जैसे अपने यहाँ पे अचार रखा जाता है, वहाँ पर अरबों में बता दूँ अगर मैं पहले जो है वहाँ पर मतलब कि यूरोपीय कंट्रीज में क्या होता है, यूरोपीय कंट्री में मेरे प्यारे दोस्तों वहाँ पर जो है पहले जो मांस वगैरह होता था उनको क्या करते थे, जो बड़ी बड़ी से मान लेते हैं गाय भैंस या फिर वहाँ के जो बड़े बड़े जानवर होते थे उनको क्या करते थे, उनको एक प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों वहाँ पर जैसे कि कुछ होता, ठंडी का महीना होता था तो ठंडियों में कुछ सारी चीज़ें होती नहीं थी, फसल वगैरह नहीं हो पाती थी, पहले प्राचीन समय की बात है। तो वहाँ पर होता क्या था, लगभग 1617 मतलब कि 1400-1500 के बाद ईस्वी की बात है, 1000 से लेकर के इस समय होता ऐसे था कि यहाँ से लोग मतलब कि वहाँ पर गड्ढा खोदते थे और गड्ढे के नीचे पाती बिछा देते थे, मतलब जो है पेड़ों की पत्तियों को बिछा देते थे, उसके ऊपर नमक जो है एक प्रकार से लगा देते थे और नमक के ऊपर जो यहाँ से भारत से मसाले आते थे उन मसालों का एक लेप लगा देते थे। उसके ऊपर जो है पशु जो होते थे उनकी खाल निकाल करके उनको रख दिया जाता था गड्ढे में और उसके ऊपर जो है एक प्रकार से नमक डाल के या फिर थोड़ा थोड़ा मसालों को मिला करके उसके ऊपर रख दिया जाता था तो और ऊपर से पत्ते रख दिए जाते थे। अब उसके बीच में क्या होता था, जब ठंडियों में चीज़ें गर्मियों में कर लेते थे, ठंडियों में क्या होता था वही एक प्रकार से अचार के स्वरूप में वो खाते पीते थे, मतलब कि एक प्रकार से जैसे यहाँ पर अचार रखते नहीं कि आम को काट करके उसमें मसाला वगैरह डाल करके अच्छे तरीके से रख दिया था कि हाँ इसको बाद में खाएंगे, तो ऐसे वो लोग रखते थे। ठीक है, टेस्टी एक प्रकार से खाने के साथ होता था, हालांकि हमने चखा नहीं है लेकिन और चखने के कोई इरादा भी नहीं हम लोगों का। चले
लेकिन वहाँ पर पहले ऐसे हुआ करता था, तो इसलिए जो है वास्को डी गामा मसालों की खोज में आता था, मतलब आया था। चूँकि वहाँ पर जो ऊपर से जो है सड़क मार्गों से आते थे पहले लोग, वो बंद हो गया था। जो बीच में रोमा जो है एक प्रकार से जो मुस्लिम कंट्रीज़ का एक प्रकार दबदबा हुआ, उन्होंने रोक दिया। तब समुद्री मार्गों की खोज करने लगे लोग। समुद्री मार्गों में जो जो भी चीज़ें होती रही, वहाँ पर समुद्री मार्गों में कौन सा कटक है, कौन सा पर्वत है, इन सभी के बारे में अपनी अपनी यात्राओं में लोगों ने लिखना भी प्रारंभ किया, और इससे भूगोल में एक प्रकार से योगदान भी मिला। और इसीलिए लोग जो एक प्रकार से मसालों के लिए भारत में आए, और जो कि धीरे धीरे आते आते क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, भारत गुलाम तक हो गया। 1498 ईस्वी में भारत में पहुंचा था वास्को डी गामा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, आराम कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक कौन सा है? क्या आराम कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें आपका जो है अगला जो हमने बताया था कि जो उत्तर मध्यकाल के जो इसमें कोलंबस भी आया था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। जॉर्ज कैबेट हो गए, और ये पुर्तगाली अमेरिकी, मतलब कि पुर्तगाली यात्री अमेरिकी बेसपुस्सी जो है, इन्होंने भी एक प्रकार से समुद्री यात्रा करी है। यूएसए की खोज भी इन्होंने कहीं ना कहीं पे की। फ्रांसिस ट्रैंक, हेनरी हडसन, जेम्स कुक, ये सब हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट अगला है आपके कौन, आराम कुर्सी पर बैठने वाला। क्या बताया हमने? आराम कुर्सी पर बैठने वाला क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। आराम कुर्सी पर बैठने वाला, आराम कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता कौन कहलाता है? आराम कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता कौन कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कांट। कांट महोदय जो है ये आराम कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक कहा जाता है। कौन? कांट महोदय। ध्यान रखेंगे इतनी बात। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कॉस्मोग्राफी तथा डिकोरोग्राफिया के लेखक कौन है? कॉस्मोग्राफी और डिकोरो जो है ग्राफिया के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो पंपोनियस मेला है। कौन है? पंपोनियस मेला। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। कौन है? पंपोनियस मेला। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों अगला, कुमारी एलेन चर्चिल सेम्पुल कहाँ की भूगोलवेत्ता हैं? तो कुमारी एलेन चर्चिल सेम्पुल जो हैं, पूछा गया है ये कहाँ की भूगोलवेत्ता हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कहाँ की हैं मेरे जो है भूगोलवेत्ता? तो यह मेरे प्यारे दोस्तों एलेन चर्चिल सेम्पुल जो हैं, यह अमेरिका की भूगोलवेत्ता हैं। अमेरिका की भूगोलवेत्ता कहाँ की भैया? तो यह अमेरिका की भूगोलवेत्ता हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी में दिया अमेरिका, अमेरिका की भूगोलवेत्ता हैं। और कौन है यह एलिन चर्चिल सेम्पुल? इनको ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने एक प्रकार से जो है अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी पर भी लेख लिखा है, और साथ ही साथ जियोग्राफिकल जर्नल में भी प्रकाशित इन्होंने इनके कुछ लेख हुए हैं। साथ ही साथ इनकी विशिष्ट प्रतिभा थी, उसके कारण से अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी में 1914 ईस्वी में इनको मतलब कि अमेरिकन सोशल मतलब कि जियोग्राफिकल सोसाइटी से इनको स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। तो आपसे पूछेगा अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी से जो है स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली मतलब करने वाले भूगोलवेत्ता करने वाली भूगोलवेत्ता कौन सी है? तो कुमारी एलेन चर्चिल सेम्पुल हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, तो स्वर्ण पदक पा चुकी हैं। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि बहुत लोकप्रिय हैं। अमेरिका का इतिहास एवं उनकी भौगोलिक दशाएं, जो कि 1903 ईस्वी में इन्होंने लिखा, बहुत ही फेमस है। और दूसरी रचना इनकी है भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, जो कि 1911 ईस्वी में प्रकाशन में आई। इसके बाद में नेक्स्ट है इनकी भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल, 1931 ईस्वी में प्रकाशन हुआ इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका इलियड और एवं ओडिसी के रचनाकार कौन है? हमने आपको बार बार बताया इलियड एवं ओडिसी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इलियड एवं ओडिसी मतलब क्या? इलियड एवं ओडिसी के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन दिया सेम्पुल, बी दिया है कार्ल सावर, सी दिया है कांट, और जो है डी दिया है होमर। तो इलियड और ओडिसी के रचनाकार कौन है भैया? तो इलियड और ओडिसी मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो होमर, होमर नाम आपने सुना होगा, ऑप्शन डी में मिला होगा होमर। हमने बताया भी था जब हम जो है यूनानी भूगोलवेत्ता के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, जिसमें हमने बताया था होमर, थेल्स, अनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, इरेटास्नीज, पोलीबियस, टॉलेमी इत्यादि भूगोलवेत्ता शामिल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उसी में से जो है इलियड और ओडिसी होमर की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो समझ में आ रही बातें? फटाफट से वीडियो को लाइक करके हमको बता सकते हैं कि हाँ सर वीडियो समझ में आ रही है, सारे मुद्दे क्लियर हो रहे हैं। ओके, चले नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर, प्राकृतिक इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा? प्राकृतिक इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? क्या प्राकृतिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है भैया? बताने का प्रयास करें। प्राकृतिक क्या दिया है? प्राकृतिक इतिहास नामक ग्रंथ। तो प्राकृतिक इतिहास नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है?
ऑप्शन ए में दिया है कार्ल सावर, बी में दिया है कॉन्ट, सी में दिया है होमर और डी दिया है प्लिनी। क्या होगा 14वें नंबर का करेक्ट आंसर? क्या होगा? प्लिनी। क्या होगा? प्लिनी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। प्लिनी के बारे में हमने आपको बता भी दिया था कि रोम के प्रसिद्ध इतिहासकार प्लिनी जो हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ट्रांसपादने नामक गांव में हुआ था। इनके द्वारा जो है एक प्रकार से ग्रंथ रचा गया है प्राकृतिक इतिहास। इसमें 37 खंड हैं और 37 खंडों में प्रकाशित हुई है। इसके प्रथम 2 खंडों में आकाशीय पिंडों के बारे में, पृथ्वी की आकृति एवं आकार, धरातल तथा ऋतुओं के आदि के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरे से छठे खंडों में प्रादेशिक भूगोल का वर्णन मिलता है और 7वें से 11वें खंड में जीव विज्ञान एवं मानव शास्त्र का भी वर्णन मिलता है। शेष खंडों में वनस्पति विज्ञान तथा उसके बाद वनस्पति विज्ञान के साथ साथ अन्य जो है विविधता वाले क्षेत्रों का भी वर्णन मिलता है। इसके मतलब इनके द्वारा रचित ग्रंथ वैज्ञानिक तथ्यों से पूर्ण रूप से भरपूर हैं प्लिनी के, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो रोमन भूगोलवेत्ता हैं प्लिनी, ठीक, ध्यान रखेंगे। चले, पंपोनियस मेला का एक प्रकार से कहाँ का निवासी था? पंपोनियस मेला कहाँ का निवासी था मेरे प्यारे दोस्तों? तो पंपोनियस मेला आपका दक्षिणी स्पेन का निवासी था। एग्जाम से में प्रश्न पूछेगा ऐसे, ठीक, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा अल्बरूनी कहाँ का निवासी था? तो अल्बरूनी जो है यह मोहम्मद गजनबी के साथ रहता था और जब मोहम्मद गजनबी भारत में थे उसी के साथ इन्होंने यह भी भारत में आया था अल्बरूनी जो था, ठीक है। उज्जैन और कम्बोज गया था। इन्होंने क्या था, पाणिनि जो थे उनके ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था। अभी आगे हमने प्रश्नों को रखा है, उसको बताएंगे तब। अगला प्रश्न है रूस का भूगोल 1905 किसने लिखा? रूस का भूगोल नामक पुस्तक जो कि 1905 में प्रकाशित हुई, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, किसने लिखा है? तो इसमें ऑप्शन में आपको दिया है प्लिनी, बी में दिया होमर, डी में दिया अल्फ्रेड हेटनर, डी में दिया अल्बरूनी। तो रूस का भूगोल नामक पुस्तक जो कि 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई, उसको अल्फ्रेड जो है हेटनर ने लिखा। किसने लिखा? अल्फ्रेड हेटनर ने, ठीक है। अल्फ्रेड हेटनर की और भी बहुत सारी रचनाएं आपके मतलब कि आपको जाननी अति आवश्यक है, जो कि एग्जाम से पूछी जा सकती है। ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसको। यूरोप का प्रादेशिक भूगोल 1907 ईस्वी, उसके बाद में इंग्लैंड का विश्व पर प्रभुत्व एवं युद्ध 1915 ईस्वी, महाद्वीपों का धरातलीय स्वरूप 1921 ईस्वी, और नेक्स्ट है आपका भूगोल उसका इतिहास एवं स्वरूप एवं विधिया 1927 में प्रकाशन हुआ। इसी के साथ विश्व में संस्कृति का प्रसार जो कि 1928 में प्रकाशित होती है, जो कि अल्फ्रेड हेटनर की ही कृतियां हैं जो मैं बता रहा हूं। इसके साथ साथ विश्व में संस्कृति का प्रसार 1928। इसी के साथ साथ तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल जो कि 4 खंडों में आपके सामने देखने को मिलेगा। 1933 ईस्वी से 1935 ईस्वी में लगभग ये प्रकाशन में आया। इसी के साथ साथ मानव भूगोल के आधार जो कि मरणोपरांत इनके जो है प्रकार से प्रकाशित हुआ 1947 में, और साथ ही साथ परिवहन भूगोल के बारे में इन्होंने भी लिखा है, वह भी मरणोपरांत 1947 में प्रकाशित हुआ, और आर्थिक भूगोल मरणोपरांत ही 1952 ईस्वी में प्रकाशन में आया। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेगा कि परिवहन भूगोल जो कि एक प्रकार से रचना है अल्फ्रेड वेगनर की या अल्फ्रेड हेटनर की, वह जो है उनके मतलब कि जीवोपरांत हुई या मरणोपरांत, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा मरणोपरांत 1947 में, 1952 में आर्थिक भूगोल, 1947 में परिवहन भूगोल, और 3 रचनाएं जो है इनकी मरणोपरांत हुई हैं, 1947 में 2 और 1952 में 1। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चले नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अगला। पाणिनि के ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था। पाणिनि के ग्रंथों का विशेष अध्ययन क्या था, किसने किया था? ए ऑप्शन दिया अल्बरूनी, बी ऑप्शन दिया होमर, सी ऑप्शन दिया शैम्पुल और डी ऑप्शन दिया टॉलेमी। तो पाणिनि के ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था भैया प्यारे दोस्तों, हमने आपको अभी भी बताया था। सबसे पहले जो है पाणिनि के ग्रंथों का विशेष अध्ययन किसने किया था? तो पाणिनि के ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था अल्बरूनी ने, जो कि किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। ध्यान रखेंगे। और इसने क्या क्या किया है? भूगोल, खनिज, गणित, नक्षत्र एवं इतिहास आदि विषयों पर कुल मिलाकर के 113 पुस्तकों का लेखन किया है। ध्यान रखिए, 113 पुस्तकों का लेखन किया है किसने? अल्बरूनी ने। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि अल्बरूनी ने लगभग कितने पुस्तकों का लेखन किया, तो लगभग 113 पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया। किसने? अल्बरूनी ने। किसने भैया? अल्बरूनी ने। ध्यान रखेंगे, अल्बरूनी ने। ठीक, साथ ही साथ पश्चिमी एवं मध्य एशिया तथा भारत में मिलने वाले जितने भी खनिज है, जितना भी उसको ज्ञान था उसके बारे में इन्होंने सारे के सारे ज्ञान को बताया है। साथ ही साथ अल्बरूनी ने खगोल एवं गणित को भी भूगोल में अधिक महत्व दिया। साथ ही साथ बगदाद, गजनी, मार्शल्स आदि नगरों की स्थिति का भी निर्धारण किया। ब्रह्मांड के केंद्र में इन्होंने पृथ्वी को माना। ठीक, किसने माना? पृथ्वी को माना। किसके केंद्र में माना भैया? तो ब्रह्मांड के केंद्र में माना पृथ्वी को। किसने?
किसने माना? अल-बरूनी ने माना। ठीक, फटाफट से आप बताएं किसने माना? अल-बरूनी ने माना। आप चैट सेक्शन में बताते रहिएगा प्रश्न को उत्तर जो मैं पूछ रहा हूँ। ओके, ध्यान रखेंगे। बताएं होमर कहाँ का निवासी था, प्लिनी कहाँ का निवासी था, और इसके बाद में बताएं पंपोनिस मेला कहाँ का निवासी था। बताने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। ठीक, मैं देख पा रहा हूँ आपके कमेंट। नेक्स्ट है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको और बता रहे थे, तो इन्होंने क्या किया है मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को स्थित माना किसने? अल-बरूनी ने। इसके साथ साथ भारत की राजनीति, समाज एवं अर्थव्यवस्था पर भी इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही क्यों किया? क्योंकि महमूद गजनवी जब भारत आया था उसी के साथ यह भी आया था। भारतीय पद्धति का सहारा लेकर के दिन, ईस्वी, माह एवं अवधि का भी इन्होंने निर्धारण करना प्रारंभ कर दिया था, मतलब कि उस पर अपने विचारों को भी व्यक्त किया था। तो अल-बरूनी के बारे में आपने सारी बातों को जान लिया। नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं हम, एक प्राणिवेत्ता की यात्राएं किसने लिखी है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आया कि एक प्राणिवेत्ता की क्या यात्राएं, एक प्राणिवेत्ता की यात्राएं नामक पुस्तक किसने लिखा? एक प्राणिवेत्ता की यात्राएं, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक प्राणिवेत्ता की यात्राएं बताने का प्रयास करें फटाफट से। एक प्राणिवेत्ता की यात्राएं, मैं कमेंट सेक्शन देख पा रहा हूं, सभी लोग बताएं एक प्राणिवेत्ता की यात्राएं। बताएं एक प्राणिवेत्ता की यात्राएं, यह ग्रंथ जो है किसने लिखा है? किसने लिखा एक प्राणिवेत्ता की यात्राएं? चले मैं ही बता दे रहा हूँ, ऑप्शन अगर आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पर, रेटजल, सैंपुल, हिगेटियस और आर्यभट्ट। क्या होगा 17 का? क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेटजल। किसने? रेटजल महोदय ने। कौन है रेटजल भैया? हमने आपको बता दिया, रेटजल के बारे में आपको पहले ही बता दिया। रेटजल के बारे में हमने आपको विस्तार से, फ्रेडरिक रेटजल के बारे में हमने बता दिया। इन्हीं की एक पुस्तक है, एक प्राणी जो है, एक प्राणिवेत्ता। ठीक है, एक प्राणिवेत्ता की यात्राएं इन्होंने ही लिखा है, ध्यान रखेंगे। रेटजल जो है एक प्रकार से, इनके समय में दो विद्वान एक प्रकार से बड़े ही विद्वान प्रख्यात थे। उनका नाम है फिशर, एस्कर्ट और हैटनर। इन्हीं के साथ इन्होंने अध्ययन कार्य प्रारंभ किया। समानता इनके जो है महत्वपूर्ण भौगोलिक कार्य जो है 1876 ईस्वी के बाद आपके सामने आने प्रारंभ होते हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने सन 1869 ईस्वी में डार्विन के जो विकासवादी सिद्धांत है, जो कि एक प्रकार से डार्विन का विकासवादी सिद्धांत, स्वाभाविक सिद्धांत आप देखते हैं, डार्विन का जो विकासवादी सिद्धांत है उसको व्यवस्थित समालोचना इन्होंने प्रस्तुत करी है उसकी। साथ ही साथ इन्होंने जो है मध्य यूरोप की यात्रा के दौरान कई लेखों का भी संग्रह किया है, जिसको एक प्राणिवेत्ता की यात्राएं कहा जाता है। तो मध्य यूरोप की यात्रा के दौरान कई लेखों का एक संग्रह है एक प्राणिवेत्ता की यात्राएं, ध्यान रखेंगे। वहीं नेक्स्ट इन्होंने 1870 ईस्वी में युद्ध के पश्चात एक पत्रकार की हैसियत से दक्षिणी यूरोपीय देशों का भ्रमण किया तथा एक लेखमाला भूमध्य सागरीय तट के प्राणी वैज्ञानिक पत्र नामक प्रस्तुत किया। तो ये क्या लिखा? भूमध्य सागरीय तट के प्राणी वैज्ञानिक पत्र। किसने लिखा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों फ्रेडरिक रेटजल ने लिखा है। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप यह वीडियो देख लेंगे, यहां से छोड़ करके कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम से में ही नहीं जाएगा। पेपर 1 से अगर मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों उन्होंने 25 प्रश्नों को रखा, तो मेरे प्यारे दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद में एक भी प्रश्न आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, गहनता से देखिएगा, 3 से 4 बार देखिएगा वीडियो को। आपके पास वीडियो डाउनलोड करके देखिए, चाहे ऑनलाइन देखिए, हालांकि पहले वीडियो ऑनलाइन ही देखिएगा, बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद में देखते रहिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम्स के टाइम में आपको वीडियो को लगातार 2-3 बार देख लेना है और देखने के बाद में जाना है, बहुत ही आसानी से आपके पेपर होंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है भैया। अगला प्रश्न क्या है? एक प्राण तो हो गया, एक प्राणवेत्ता किसने? रेटजल, फ्रेडरिक रेटजल। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न, जीन्स ब्रूंस का जन्म कब हुआ था? भैया बताएं जीन्स ब्रूंस का जन्म कब हुआ था? जीन्स ब्रूंस कौन थे? इनका जन्म कब हुआ था? जीन्स ब्रूंस बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जीन्स ब्रूंस। इनका जन्म पूछ रहा है कब हुआ था? जीन्स ब्रूंस का जन्म कब हुआ था? आपको ऑप्शन में यहाँ पर दिखाई पड़ा होगा जीन्स ब्रूंस के बारे में। जीन्स ब्रूंस के बारे में यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ा होगा। ऑप्शन ए में दिया 1870 ईस्वी, और बी ऑप्शन दिया 1869 ईस्वी, सी ऑप्शन दिया 1860 ईस्वी और डी ऑप्शन दिया 1880 ईस्वी में। क्या होगा बताने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों 18वें का 1859 ईस्वी। क्या होगा? 1869, सॉरी बी ऑप्शन 1869 ईस्वी। ओके, जो इनका क्या नाम है? जीन्स ब्रूंस। जीन्स ब्रूंस का जन्म कब हुआ था? मतलब कब हुआ था? 1869 ईस्वी में जीन्स ब्रूंस का क्या हुआ था मेरे प्यारे दोस्त? जीन्स ब्रूंस का जन्म हुआ था। जीन्स ब्रूंस जो एक प्रकार से कौन थे? या विडाल डीला ब्लास का आपने नाम सुना होगा।
विडाल डी ला ब्लास के शिष्य थे। आपसे एग्जाम में पूछेगा विडाल डी ला ब्लास या वाइडल डी ला ब्लास के शिष्य कौन थे, तो जीन्स ब्रूंस से। ठीक है, इतिहास और भूगोल के अध्ययन के बाद में जीन्स ब्रूंस ने अपने आप को मानव भूगोल के संकल्पात्मक ढांचे में विकसित किया। साथ ही साथ इन्होंने अपने शिक्षक के दिखावे मार्ग के अनुसार, मतलब जो विडाल डी ला ब्लास ने बताया था उन्हीं के अनुसार चलते गए और मानव भूगोल के क्षेत्र और पद्धति की व्याख्या करने का भी प्रयास किया। और उसकी प्रमुख कृति जियोग्राफी ह्यूमन एसआई मतलब कि एसे डी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव, यह पुस्तक है इनकी क्या, जियोग्राफी ह्यूमन, उसके बाद में एसे डी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव की रचना की, जिसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में होता है। और इसमें जो है प्रकार से मानव भूगोल को विभिन्न बिंदुओं में समाहित किया किसने, जीन्स ब्रूंस ने। और कौन कौन से बिंदु हैं उसको थोड़ा जान लेते हैं। पहला तो मृदा अनुत्पादक मतलब कि अनुत्पादक उद्यम, दूसरा पादप और पशु जगत पर विजय से संबंधित वस्तुएं, नेक्स्ट विध्वंसात्मक अर्थव्यवस्था, अपहरणीय अर्थव्यवस्था, अथवा प्रकृति पर क्रूर आक्रमण जिसका परिणाम निर्धनता होता है। तो मानव एवं प्रकृति से संबंध को लेकर के भी इन्होंने अपने वादों को दिया, अपने विचारों को व्यक्त किया, बड़े ही आसानी से सारे मुद्दे इन्होंने समझाने का प्रयास किया जीन्स ब्रूंस ने। नेक्स्ट आप समझने का प्रयास करें, 19वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव पुस्तक किसने लिखी है। भौगोलिक वातावरण के प्रभाव नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, क्या भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, जिसका प्रकाशन 1911 ईस्वी में हुआ है, वह रचना किसके द्वारा लिखी गई, तो बताने का प्रयास करें। ऑप्शन ए में दिया है बारहमिहिर जो कि भारतीय भूगोलवेत्ता हैं, बी ऑप्शन दिया है कुमारी सेमपुल जो कि मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रकार से आपकी अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, सी ऑप्शन में दिया है होमर जो कि एक प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, डी में दिया है वाइडल डी ला ब्लास जो कि मानव भूगोल के एक प्रख्यात विद्वान हैं और भूगोलवेत्ता भी हैं। तो बताने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्तों कि आखिरकार जो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि भौगोलिक वातावरण के प्रभाव पुस्तक जो है वह किसने लिखी है, जो कि 1911 ईस्वी में लिखी गई। इसके रचयिता कौन है, एलिन चर्चिल सेम्पुल हैं। इसके अलावा अमेरिका का इतिहास लिखा इन्होंने और उसकी भौगोलिक दशाएं 1903 में। इसके अलावा भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल लिखा 1931 में। यह बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, 19वीं का कुमारी एलिन चर्चिल सेम्पुल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न आज का 20वां नंबर, जन्म के मौसम पुस्तक किसने लिखी है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस सीरीज इन दिस वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो इस वीडियो को मतलब एक प्रकार से लास्ट तक आप देखने के लिए प्रस्तुत हुए। अभी इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा। तो जन्म के मौसम पुस्तक किसने लिखी है, ऑप्शन ए में दिया हंटिंगटन, बी में दिया है होमर, सी में दिया है ब्रूंस और डी में दिया है ब्लास। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका मेरे प्यारे दोस्तों। जो जन्म के मौसम है इसका प्रकाशन 1938 में हुआ है और इसके रचनाकार की बात करें तो एल्सवर्थ हंटिंगटन जो है इसके प्रकार से इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और भी इनकी पुस्तकें हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन की, इनके बारे में जान लीजिए। हंटिंगटन ने मुख्य रूप से मेरे प्यारे दोस्तों 29 पुस्तकें स्वयं लिखी हैं और 27 ग्रंथ सहलेखक के रूप में लिखा। सहलेखक मतलब क्या होता है, 2-3 लेखक का एक प्रकार से ग्रुप होता है, उसके साथ में कुछ बताते हैं कुछ लिखते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा इन्होंने 180 शोध पत्र लिखे हैं। और इसके अलावा लेख अथवा शोध के बाद में बताएं, प्रबंध के बारे में बताएं तो वह भी कई प्रकार के प्रकाशित हुए हैं। ठीक, 180 में शोध पत्र हैं, लेख है, शोध है, इत्यादि हैं। ठीक, और इसी के अलावा कुछ रचनाएं इनकी ध्यान से सुनिएगा। एशिया का स्पंदन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई रचना इनकी। नेक्स्ट है आपका पेलेस्टाइन और उसका रूपांतरण जो कि 1911 में प्रकाशन हुआ। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनकी रचनाओं को याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन रचनाओं को लिख लीजिएगा और ध्यान से वीडियो को 3-4 बार आपको देखना है। ठीक, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और अन्य सब्जेक्ट संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल शुक्ला एचडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अगर आप नए हैं तो। चलें नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका सभ्यता एवं जलवायु जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित में आई। उसके अलावा मानव भूगोल के सिद्धांत जो कि 1920 ईस्वी में लिखी गई रचना। ठीक है, किसकी है, हंटिंगटन की है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन, उसकी प्रकृति और उसके कारण, 1922 में प्रकाशन हुआ इसका। मानव प्रजातियों के लक्षण जो कि 1924 में प्रकाशन हुआ। और नेक्स्ट है मानव आवास जो कि 1927 में जिसका प्रकाशन हुआ। इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल 1933 में प्रकाशन हुआ। जन्म के मौसम हमने आपको बता ही दिया, 1938 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। इसके अलावा सभ्यता के प्रधान स्रोत 1945 ईस्वी में प्रकाशन हुआ इसका। ध्यान रखेंगे इतनी बात, सारे मुद्दे क्लियर हुए। आपसे एक विद्वान के बारे में और पूछा सकता है, जो है हर्बर्टसन के बारे में। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है हर्बर्टसन। हर्बर्टसन का जन्म जो हुआ था 1848
जो है 65 ईस्वी में हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। स्कॉटलैंड में हुआ था 1886 ईस्वी में। इन्होंने एडिनबरा विश्वविद्यालय में भौतिकी, गणित एवं भौमिकी का अध्ययन प्रारंभ किया, परंतु इन्हें कोई डिग्री नहीं मिल पाई। तथापि 1895 ईस्वी में इन्हें जर्मनी के फ्राइबर्ग विश्वविद्यालय से विश्व में वर्षा वितरण शीर्षक शोध प्रबंध पर डॉक्टर की उपाधि मिली। प्रकट है कि मतलब कि लिखा मिलता है कि हर्बर्टसन उस समय जर्मनी के भूगोल की स्थिति से सुपरिचित थे। इन्होंने ब्लास से भी संपर्क स्थापित किया था, बिडाल डीला ब्लास से। 1890 के दशक में हर्बर्टसन कई स्थानों पर घूमते रहे। डंडी, मैनचेस्टर, एडिनबरा, ये सब जो है ब्रिटेन के एक प्रकार से स्थान है। के अतिरिक्त जो है बेन निक्स और की पौधशाला में भी इन्होंने पैट्रिक गिडिंग्स के अधीन जो है वनस्पति शास्त्री के रूप में भी कार्य किया। इत्यादि चीज़ों में इन्होंने सारे मुद्दे क्लियर किए। तो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता एजे हर्बर्टसन, इनको भी ध्यान रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैगलन महोदय हैं जो कि पुर्तगाली भूगोलवेत्ता हैं, ध्यान रखेंगे इनको भी। जेम्स कुक जो है, यह भी एक प्रकार से जो है यॉर्कशायर में इनका जन्म हुआ था सन 1827 मतलब 1728 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है। कार्ल ओसावर हैं, और कार्ल ओसावर की प्रकार से रचनाएं भी आपको ध्यान रखनी होगी। कार्ल ओसावर की रचनाएं मिसौरी से ओजार्क उच्चवर्ती क्षेत्रों का भूगोल, भूदृश्य की आकृति, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको की आदिम जनसंख्या, ये सारी रचनाएं हैं इनकी। सांस्कृतिक भूगोल, 16वीं शताब्दी में नए स्पेन के कोलिमा, और कृषि के उद्गम प्रदेश एवं प्रकीर्णन, और नेक्स्ट है आपका स्थल एवं जगजीवन। ये सब जो है रचनाएं हैं किसकी, कार्ल ओसावर की, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। तो चलिए, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको पता होने चाहिए थे। वीडियो आपको कैसा लगा, आपको सेशन अटेंड करके कैसा लगा, वीडियो में जो है बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रकार से सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।